हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने आरसीसी एंड डीसीएस स्टार्ट करी थी। आरसीसी एंड डीसीएस स्टार्ट करी थी। आपको आरसीसी एंड डीसीएस की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आपको आरसीसी एंड डीसीएस की प्रीवियस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक हमने आरसीसी एंड डीसीएस में काफ़ी सारे टॉपिक करा दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने आरसीसी एंड डीसीएस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। उन वीडियोज़ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब करेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानना शुरू करते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब। तो इसमें वन वे स्लैब क्यों क्या होता है आपको समझाते हैं। वन वे स्लैब जैसे कोई ये अपना रूप है या किसी ये रूम का एरिया है, तो इसमें क्या होता है, ये लॉन्गर स्पान एल बी एल बाई है अपना लॉन्गर स्पान और एल एक्स अपना शॉर्टर स्पान है। ये अपना प्लान व्यू है। ऊपर से जब टॉप से देखेंगे तो अपना इस तरह से दिखेगा। इसमें क्या होता है कि जो वॉल होती है उसको छोड़ के नहीं, साइड से जो इनसाइड होता है एल एक्स उसे शॉर्टर स्पान कहते हैं, और इनसाइड अंदर की तरफ एल वाई होता है वॉल को छोड़ के नहीं, सपोर्टिंग वॉल को, तो वो अपना एल वाई होता है लॉन्गर स्पान। यदि एल बाई अपॉन एल एक्स लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान ग्रेटर देन 2 हो तो वो अपना वन वे स्लैब होता है। दोस्तों, अपन एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब देखेंगे। वन वे स्लैब के लिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं उन्हीं स्टेप को जानते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, कैलकुलेट एल इफेक्टिव एंड डी, यानी इफेक्टिव लेंथ एंड इफेक्टिव डेप्थ अपन को कैलकुलेट करनी है स्टेप फर्स्ट में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, डी इज नॉट ग्रेटर देन ए वैल्यू, या इस तरह बोल सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ डी इक्वल टू स्पान अपॉन ए वैल्यू। स्पान अपन शॉर्ट और स्पान भी रख सकते हैं, स्पान शॉर्टर स्पान। एंड ए वैल्यू क्या होती है अपनी वो देखते हैं अपन कि ए वैल्यू कैसे अपन अज्यूम करेंगे। फॉर ए वैल्यू के लिए कैंटिलीवर बीम होती, कैंटिलीवर सपोर्टेड हो तो अपना 7 होता है, और सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, एंड कंटिन्यूस के लिए 26 होता है ए वैल्यू। ए वैल्यू रखेंगे और वहाँ से अपन इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे। जनरली अपना सिंपली सपोर्टेड बीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए आप 20 याद रखें, जो कि अपने न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा। अपन अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कैलकुलेट का करने का तरीका है एल एक्स शॉर्टर स्पान प्लस डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई प्लस डब्ल्यू बाई टू। अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एल इफेक्टिव, तो इसमें क्या होता है ये डब्ल्यू बाई टू क्या है अपनी, जैसे ये अपना कोई अपना साइड व्यू दिखाता हूँ आपको कि साइड से देखने पर आपको स्लैब कैसी दिखाई देगी। तो ये अपने, तो यहाँ ये अपनी जिस पे सपोर्टेड है वॉल या बीम पे सपोर्टेड हो सकती है, तो ये इसकी विड्थ है डब्लू, तो यही अपना डब्लू है, और यहाँ से सेंटर से लेके नहीं ये अपनी एल इफेक्टिव है। अब साइड व्यू एल एक्स अलोंग दी अपन शॉर्टर स्पान देखते हैं, तो ये एल एक्स है अपने, तो ये कितना होगा एल एक्स प्लस ये डब्लू बाई टू, और ये अपना डब्लू बाई टू, तो ये अपना इस तरह से एल इफेक्टिव निकल जाएगा। और एक और फॉर्मूला है इसके लिए, अथवा एल एक्स प्लस डी, यानी एल एक्स शॉर्टर स्पान प्लस डी इफेक्टिव डेप्थ। तो ये इसमें मिनिमम वैल्यू जो आएगी अपनी उसे अपन कंसीडर कर लेंगे, यानी एल इफेक्टिव के लिए जो मिनिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब जो भी अपन डिजाइन वगैरह करेंगे, जैसे कि वही अपना ये स्लैब है, तो इसमें ये इसकी डेप्थ है, तो इसमें अपन 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि स्लैब होती है वो बहुत ही लॉन्ग एंड वेरी लार्ज होती है, तो इसलिए अपन सबके लिए जो कैलकुलेशन 1 मीटर के लिए आएगी वही सारे के लिए आ जाएगी अपनी। तो इसलिए अपन इसमें 1 मीटर के लिए ही कैलकुलेट करेंगे जो भी कुछ करना है डिजाइन वगैरह। 1 मीटर मतलब 1000 mm, यानी अपन बी की वैल्यू 1 मीटर या 1000 mm ही रखेंगे क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना लोड कैलकुलेशन। अपन को नेक्स्ट स्टेप में लोड कैलकुलेशन करना है। लोड कौन कौन से, जैसे अपना सेल्फ वेट जिसे डेड लोड भी कहते हैं, इसके लिए गामा क्रॉस बी क्रॉस डी होता है। अब ये कैसा आता है गामा क्रॉस बी क्रॉस डी, मैं आपको बताता हूँ। गामा इक्वल टू होता है आपको यूनिट वेट इक्वल टू होता है वेट अपर वॉल्यूम। अब इसको वेट को कैसे लिख सकते हैं, गामा इंटू वी, वी को क्या लिख सकते हैं एरिया क्रॉस लेंथ, और लेंथ को अपन 1 अज्यूम करते हैं यूनिट की। तो ये अब यहाँ से गामा इंटू ए हो गया,
तो ये ए को बी क्रॉस डी, इस तरह से वेट डेड लोड आ गया। तो लाइव लोड होगा जो डेड लोड अपन न्यूटन पर मीटर में निकालेंगे, और लाइव लोड होगा अपना जो दे रखा होगा, गिवन होगा अपना। या फ्लोर फिनिशिंग, अब फ्लोर फिनिशिंग क्या होता है, जैसे अपने कोई भी स्लैब है उस पर अपन ने टाइल्स वगैरह बिछाई या कुछ भी डिजाइन वगैरह फैशन के लिए अपन ने उस पर कुछ अदर फ्लोर फिनिशिंग कर दी, तो उसे अपन फ्लोर फिनिशिंग के कारण भी लोड आएगा, उसे भी कंसीडर करते हैं। इसे का फॉर्मूला है 24 × BF × TF। अब BF क्या है, विड्थ ऑफ फ्लोर फिनिशिंग, TF इक्वल टू थिकनेस ऑफ फ्लोर फिनिशिंग। जनरली अपन 20 इसके लिए 1 kN/1 अज्यूम कर लेते हैं फ्लोर फिनिशिंग के लिए। तो W, अब टोटल लोड निकालेंगे अपन। टोटल लोड कैसे निकालेंगे, WT होगा WT प्लस WL प्लस WF। WT डेड लोड, WL लाइम लोड एंड WF फ्लोर फिनिशिंग लोड। तो फैक्टर लोडिंग निकालेंगे। अब फैक्टर लोडिंग क्या करेंगे, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीपल कर देंगे, 1.5 का मल्टीपल करेंगे WT में, तो अपना फैक्टर लोडिंग आ जाएगा WU। अब स्टेप नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेप थर्ड है अपना कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट। अपन को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है। सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है MU या बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू WU L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8, और कैंटिलीवर के लिए होता है MU इक्वल टू WU अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 2, और कंटिन्यूस के लिए होता है, कंटिन्यूस सपोर्टेड हो तो अपना कोफिशिएंट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो ये इतना जरूरी नहीं है, तो ज़्यादातर अपना सिंपली सपोर्टेड ही दिया जाएगा। तो ये MU इक्वल टू होता है WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। चलिए अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना अपन को, स्टेप फोर्थ है अपना डेप्थ रिक्वायर्ड, यानी कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है अपन को। तो इसके लिए फॉर्मूला डेप्थ रिक्वायर्ड इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू MU बेंडिंग मोमेंट अपॉन QFC के इंटू B। अब B अपन को जनरली 1, यदि अपन मीटर में लेते हैं तो 1 मीटर लेंगे, यदि ये mm में सारा कुछ है तो 1000 mm लेंगे इसको। तो Q यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू डिफरेंट होती है। Fe250 के लिए 0.148 है, और Q की वैल्यू Fe415 के लिए 0.138 है, और Fe500 के लिए Q की वैल्यू 0.133 है। जनरली डेप्थ रिक्वायर्ड जो आएगा अपना डी प्रोवाइडेड से कम आएगा, डी प्रोवाइडेड से कम आएगा, ये आप याद रखें। और डी अपना क्या अपन ने कैसे निकाला था, डी प्रोवाइडेड स्पान अपॉन ए वैल्यू सब सिंपली सपोर्टेड के लिए 20। अब ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है डी प्लस इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। अब इफेक्टिव कवर जनरली अज्यूम कर सकते हैं अपन 25 mm अज्यूम कर सकते हैं, 20 mm अज्यूम कर सकते हैं, तो ये अपनी इस तरह से अज्यूम कर लेंगे, ओवरऑल डेप्थ डी निकल जाएगा अपना। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेन रेस्पॉन्समेंट बार। मेन रेस्पॉन्समेंट बार होती है, जो अपनी मेन बार होती है वो अलोंग दी शॉर्टर स्पान प्रोवाइड की जाती है। जैसे कोई अपनी ये स्लैब है तो इसमें ये शॉर्टर स्पान है LX, तो इसमें अलोंग दी मेन बार प्रोवाइड की जाती है। ये अपन ने मेन बार प्रोवाइड कर दी, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, AST इसका फॉर्मूला है 0.5 FC के F/√1 - 4.6 MU FC के BD स्क्वायर इंटू BD। ये फॉर्मूला आपको शायद कोड में भी दे रखा होगा दोस्तों। आप ये जो है यहाँ तक ये इसको अपन PT बोलते हैं, और ये जनरली B इसमें लेते हैं 1 मीटर या 1000 mm में, तो mm लेंगे, मीटर में चल रहा है कैलकुलेशन तो अपन मीटर में कैलकुलेट करेंगे 1। अब स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्पेसिंग ऑफ मेन बार। जो मेन बार का एरिया निकाला है उसके लिए स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग तो एरिया ऑफ वन रेनफोर्समेंट बार, यानी अपन 5 मेन अज्यूम करेंगे कि कितने डाया का अपन मेन बार यूज कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ वन रेनफोर्समेंट अपॉन AST, और इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 5/4 5 डिस्ट्रीब्यूटेड मेन बार डिवाइड AST, यहाँ AST है, तो अपन मान के चलते हैं 600 mm अपनी स्पेसिंग आ जाती है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं 3D और 300 mm, जो इनमें से मिनिमम होगी उसी वैल्यू को अपन कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप है अपना डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। और डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो अपनी अलोंग दी लॉन्गर स्पान प्रोवाइड की जाती है। जैसे अपने ये कोई स्लैब है, इसके अलोंग दी ये L/y है, तो इसके अलोंग दी ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दी जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये अपन को इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होता है। तो AST मिनिमम इक्वल टू 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया।
ये किसके लिए होता है, माइल्ड स्टील के लिए। और 0.12% ऑफ AG, या AG क्या है, ग्रॉस एरिया H/ST बार के लिए होता है। तो AST मिनिमम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 0.12 क्रॉस 100 B क्रॉस D, 0.12 डिवाइड 100 क्रॉस B क्रॉस D, इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। B अपन को पता है 1000 ले सकते हैं अपन, या 1000 mm, और D अपनी ओवरऑल डेप्थ। तो यहाँ से AST मिनिमम निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप नंबर 7, स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अपन को स्पेसिंग निकालनी है। स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे, एरिया ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स्ड बार एंड अपॉन AST मिनिमम क्रॉस 1000। इस तरह से अपन AST मिनिमम निकालेंगे। यहाँ पर ये 1000 मल्टीपल है, तो ये अपन स्पेसिंग इस तरह से निकालेंगे। तो 5 डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो लेस देन आएगा 5 मेन से, यानी 5 मेन का डाया होगा वह ग्रेटर देन है 5 डिस्ट्रीब्यूशन डाया से। अब स्टेप मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार में कितनी होगी, तो 5D और 450 mm। जो इसमें मिनिमम होगा उसे अपन कंसीडर कर लेंगे। अगर मिनिमम क्यों कंसीडर करते हैं अपन, क्यों आपको पता है, क्योंकि मिनिमम अगर स्पेसिंग कंसीडर करेंगे तो अपने स्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर मान के चलो आपने मैक्सिमम स्पेसिंग कंसीडर कर ली तो आपका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होगा। अब स्टेप 9 में जो करना है, ये लास्ट स्टेप है अपना, इसमें डिटेलिंग करनी है। अब डिटेलिंग क्या होता है, डिटेलिंग क्या होता है, इसमें डायग्राम बनाना है आपको, प्लान व्यू और ये क्रॉस सेक्शन व्यू या साइड व्यू। तो प्लान व्यू के लिए ये कोई स्लैब है, ये लॉन्गर स्पान है अपना LY, और ये LX है शॉर्टर स्पान LX। इसमें मेन बार तो होती है, उसको इस तरह प्रोवाइड कर दिया जाता है अल्टरनेट, और एक मेन बार को अपन बेंट अप प्रोवाइड कर देते हैं साइड में अल्टरनेट तरीके से। यानी ये मेन बार, फिर मेन बार को मैं बेंट अप प्रोवाइड किया, फिर मेन बार अपनी फिर बेंट अप प्रोवाइड किया। अब बेंट अप बार क्यों प्रोवाइड करिए अपन ने, क्योंकि जो शियर फोर्स होता है ना वो साइड पे मैक्सिमम होता है, इसलिए अपन बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। अब ये अपना साइड व्यू जानते हैं अपन सेंड, तो ये ऐसे कोई अपनी ये साइड से देखने पर कैसा दिखेगा, अपन LX की तरफ से देखते हैं तो इसको, तो ये मेन बार तो डिस्ट्रीब्यूटेड बार होंगी, वो तो इस तरह से पॉइंट से दिखेंगी, और जो जो मेन बार है अपनी वो इस तरह से और कुछ बेंट अप के रूप में दिखेगी आपको। तो इस तरह से अपन इसकी जो मेन बार है अपन को इस तरह से लिखेंगे 60 mm, मान के चलिए 60 mm है अपनी मेन बार, और इसकी स्पेसिंग है 100 mm, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 16 mm एट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो पॉइंट है अपना उस पर इस तरह से लिखेंगे 12 mm एट दी 150 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं वन वे सिलेबस से संबंधित। जो अभी अपन ने स्टेप देखें उन्हीं स्टेपों के तरीके से अपन न्यूमेरिकल को करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यूमेरिकल है अपना डिजाइन आ सिंपली सपोर्टेड रूप स्लैब। अपन को सिंपली सपोर्टेड रूप स्लैब दिया हुआ है, डिजाइन करना है। 4 रूम का साइज है 7.5 मीटर क्रॉस 3.5 मीटर, क्लियर इन साइज। द स्लैब इज कैरिंग एन इम्पोर्ट लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूज M20 एंड AP415 स्टील। द यूनिट वेट ऑफ RCC 25 दे रखा है इसमें, 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। तो अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, गिवन डाटा लिख लेना है L/अपन। तो अपन जानते हैं सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है, L/LX। तो 7.5 अपना लॉन्गर स्पान है, अपन 3.5 अगर ग्रेटर दैन 2 है ये अपना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर दैन 2 आएगा अपना, तो ये 1 वे स्लैब है। तो लाइव लोड दे रखा है अपन को WL 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड M20 यूज़ करना है, AP415 यूज़ करना है। FC के क्या होगा अपना M20 के लिए, तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड F/415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें स्टेप अप्लाई करते जाएंगे, जो अभी आपको मैंने स्टेप सिखाए हैं उन्हीं स्टेप को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं अपन, D एंड L इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ एंड इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे अपन। तो D इक्वल टू होता है स्पान अपॉन A वैल्यू। अब A वैल्यू सिंपली सपोर्टेड है, तो A वैल्यू की कितनी हो जाएगी अपनी 20 सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो जब 3500 डिवाइड 20, अब 3500 कैसा है, ये शॉर्टर स्पान है, इसमें ये मीटर में तो 1000 से मल्टीपल करेंगे mm में बदलने के लिए, तो ये 175
अपनी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। अब कंसीडर क्लियर कवर, अपन क्लियर कवर मान के चलते 20 mm है मेन बार के लिए, अपन क्लियर कवर 20 mm मानते हैं मेन बार के लिए। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी, डी इक्वल टू, तो डी प्लस 20 कवर प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितनी है अपनी अभी निकालिए 175 प्लस 20 195 mm आ जाएगा ये अपना। अभी आपको पता चलेगा कि ये अपन सारी चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं, जो भी जहाँ स्टेप फर्स्ट में एल इफेक्टिव एंड इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं वो आगे चल के अपन को काम आते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे अपन ने डी इफेक्टिव तो निकाल लिया, ओवरऑल डेप्थ तो निकाल ली, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू होता है एल एक्स प्लस W/2 प्लस W/2। अब यहाँ 3500 एल एक्स की वैल्यू प्लस 20/2 प्लस 20/2, डब्ल्यू की जगह अपन 20 कंसीडर करेंगे, ये 35 20 mm ये यहाँ से इस तरह आएगा। तो इसको मीटर बनेंगे तो ये 3.52 मीटर में आ जाएगा। तो एल इफेक्टिव होगा अपना एल एक्स प्लस डी। आप कैल्शियम में खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए। तो एल इफेक्टिव इक्वल टू आएगा अपना एल एक्स प्लस डी। तो एल एक्स की वैल्यू 3500 प्लस 1.175, जब इसको ऐड करेंगे 3675 mm और इसको मीटर में बदलेंगे तो अपन 3.76 मीटर। तो अपन को मैंने आपको क्या बताया था कि आप मिनिमम वैल्यू कंसीडर करना है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी इसमें 3.52 मीटर है, तो इसलिए एल इफेक्टिव हो जाएगा अपना 3.52 मीटर। तो ये अपना एल इफेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप 2, कैलकुलेट दी लोड कैलकुलेट करना है, सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे डेड लोड। तो गामा इंटू बी क्रॉस डी, बी की वैल्यू अपन 1 रखेंगे, तो गामा 25 दिया है अपन को 1 क्रॉस, और डी की वैल्यू अपन मीटर में लिखेंगे 195 थी अपनी वैल्यू, तो इसको 0.195 मीटर हो जाएगा ये। तो डेड लोड आ गया अपना, और लाइव लोड अपन को दे रखा है, डेड लोड कितना आया है 4.87 और लाइव लोड 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है। अब अपन फ्लोर फिनिशिंग लोड निकालते हैं। फ्लोर फिनिशिंग निकालने के लिए 24 क्रॉस बी एफ क्रॉस टी एफ, जनरली अपन फ्लोर फिनिशिंग का लोड अपन 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अज्यूम करते हैं। तो अपना टोटल लोड हो जाएगा इन सभी का सम, तो 4.87 प्लस 5 प्लस 1, जब इसको सम करेंगे तो 10.87 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर टोटल लोड आ गया अपना। अब फैक्टर लोड निकालेंगे। फैक्टर लोड में क्या करेंगे 1.5 सेफ्टी ऑफ फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे टोटल लोड में, तो ये 10.87 क्रॉस 1.5, तो डब्ल्यू हो गया अपना 16.312 किलो न्यूटन पर मीटर, अपना फैक्टर लोड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप 3, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अपन को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो अपन को पता है कि जो स्लैब है अपनी सिंपली सपोर्टेड है, तो एम यू होगा इसमें बेंडिंग मोमेंट, डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। तो अपन को डब्ल्यू यू अपनी निकाला अपना 16.312 और एल इफेक्टिव की वैल्यू थी अपनी 3.52 का स्क्वायर डिवाइड 8। जब इसको आप कैल्शियम में सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25.26 किलो न्यूटन मीटर एम यू। अब ये बेंडिंग मोमेंट। अब अपन डेप्थ रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 4 में चलेंगे। डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला है अपना लेस देन इक्वल टू एम यू अपॉन क्यू एफ सी के इंटू बी। अब अपन को एम यू अपन ने फाइंड कर लिया 25.26, वो किलो न्यूटन मीटर में था, तो इसलिए इसमें 10⁶ से मल्टीपल कर देंगे, ये न्यूटन एम में बदल जाएगा। तो डिवाइड क्यू की वैल्यू कितनी है 0.138 है, भी 415 स्टील यूज करिए ना, तो 0.138 क्यू की वैल्यू, क्रॉस एफ सी के की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू अपनी 1000 mm। तो ये सारा कुछ mm में, डी रिक्वायर्ड जहाँ से अपना जो आएगा 95.6 आएगा। जो डेप्थ रिक्वायर्ड है अपनी वो डी प्रोवाइडेड से कम होनी चाहिए, ये अपन जानते हैं, तो ये अपनी कम आ रही है, तो ये अपना ओके है यहाँ पर। चलिए अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला है अपना 0.5 एफ सी के अपॉन एफ बाई 1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू रख दे देनी है। तो अपन को जो यहाँ तक जो फॉर्मूला है तो ये अपना पी डी होता है, इसमें ये कुछ बुकों में आपको परसेंटेज ऑफ पी टी भी दे रखा होगा,
तो PT अपन BD क्रॉस 100 इस तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन अपन ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये फार्मूला हर जगह काम आता है आपको। तो AST यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 0.5 क्रॉस 20/415 20 FC के, और ये AP 415, तो 1 माइनस रूट इसमें वैल्यू रख देंगे आपने जो जो कैलकुलेट किया। MU की वैल्यू 25.26 क्रॉस 10⁶ अपनी MU की वैल्यू थी, तो इसमें वैल्यू रखेंगे सारी। और ये 1000 क्रॉस 175, बी की वैल्यू आपको 1000 ही लेके चलनी है, इसका जरूर ध्यान रखें, कहीं आप उस वैल्यू को कंसिडर ना कर लें जो LX की दे रखी हो। तो इसमें से जब आप इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो AST यहाँ से आ जाएगा अपना 420.8 mm²। तो ये अपना एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार आ गया। अपन अब स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिंग स्टेप 6 में स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, अपन 5 मेन डाया ऑफ मेन बार्स 20 mm अज्यूम करते हैं, 20 mm। तो स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, 1 बार का डाया, 1 बार का एरिया डिवाइड टोटल स्टील का एरिया, तो π/4 क्रॉस 20² डिवाइड 420.88 मल्टीपल 1000, तो ये आ जाएगा 746.05 mm स्पेसिंग, 746.05 mm स्पेसिंग। अब हम मैक्सिमम पिच कितने या स्पेसिंग कितनी होगी अपनी, तो ये 3D और 300 mm में से एक कैलकुलेट करेंगे। 3D 3 क्रॉस 1.75 करेंगे तो ये 525, और ये 300 mm ये 746 mm। तो अपन को कौन सी कंसीडर करनी है, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे ही अपन कंसीडर करेंगे स्पेसिंग। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 300 mm अपनी मिनिमम वैल्यू है, तो इसे अपन कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट है अपना स्टेप 7, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, अलोंग दी लॉन्गर स्पान डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की जाती हैं। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार विल बी द मिनिमम स्टील रेनफोर्स रिक्वायर्ड, ये अपन को पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड होती है। तो AST मिनिमम निकालने के लिए 0.15% ऑफ AG तो ये होता है माइल्ड के लिए, और 0.1.2% ऑफ ग्रॉस एरिया ये होता है H/ST के लिए। तो अपन H/ST बार मानते हैं। तो AST मिनिमम निकालेंगे अपन 0.12 डिवाइड 100 क्रॉस B क्रॉस D यानी AG। तो B की वैल्यू कितनी रखनी है अपन को 1000, और D की वैल्यू अपन ने ओवरऑल डेप्थ निकाली थी 195। तो जब AST मिनिमम यहाँ से कितनी आएगी 234 mm², ये अपना। अब अपन स्पेसिंग निकालेंगे, स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब मान के चलते हैं अजूम कि 5 डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया कितना है 10 mm अजूम करते हैं। तो ये अपन स्पेसिंग ईजिली तरीका से फाइंड कर सकते हैं, 1 बार का एरिया डिवाइड AST मिनिमम, तो ये 10² डिवाइड 234 मल्टीपल 1000। जब इसको आप कैलसी में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 335.47 mm। तो ये अपनी स्पेसिंग आ जाएगी। अब मैक्सिमम स्पेसिंग लगाएंगे इसमें, तो 5D और 450 जो इसमें मिनिमम वैल्यू आई है तीनों में उसे अपन कंसीडर करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है अपनी 335.47 mm। आप कैलसी में खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करें, हो सकता है आपकी मिनिमम वैल्यू कुछ अगर आई हो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अपन ने स्पेसिंग निकाल ली मेन बार की एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार की। अब अपन डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग आपको पता है कि डायग्राम बनाएंगे। ये अपन साइड व्यू बना लेते हैं अपन यहाँ पर। ये अपना कोई बार है, तो ये साइड व्यू है, ये अपनी मेन बार है, इसमें बैंड अप बार प्रोवाइड है। जो यहाँ पर ये आपको पॉइंट से दिख रहे हैं ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार अपन को कंप्लीट दिखाई नहीं देगी, सिर्फ इसका एक पॉइंट सा दिखाई देगा सर्कल शेप में इस तरह से, और ये अपनी मेन बार दिखाई देगी। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार का अपन कितनी आई है 10 mm की अजूम करी थी, 335.47 mm स्पेसिंग है इसकी सेंटर टू सेंटर। और मेन बार कितनी है 20 mm अजूम करी थी, और 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। आपको इस तरह से शो कर देना है ये, तो इसके भी नंबर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।